होगा नहीं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोल। अब ये तो आपको पता है भी कि सोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर है? बताओ सोल का फॉर्मेशन कैसे होगा? परिक्षेप्त प्रावस्था क्या होगी? अरे परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? अभी बताया। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? ठोस होगी भी। और परिक्षेपण माध्यम क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम क्या होगा भी? द्रव होगा। किसको किस में घोलोगे? परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को घोलोगे। इसका मतलब ठोस को किस में घोलोगे? द्रव में घोलोगे भी। तो किसका निर्माण हो जाएगा? सोल का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो बताओ सोल का निर्माण कैसे होगा? परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में हम किसका यूज करते हैं? ठोस का। और परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव का। अर्थात द्रव में किसको घोला जाता है? ठोस को। तो किसका निर्माण होता है? सोल का। क्लियर है? अब देखो ये सोल जो है ये दो प्रकार से बनाते हैं अपन। कितने प्रकार से? दो। सोल जो है मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं भी? अरे सोल मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? सोल जो है मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है द्रव स्नेही। द्रव स्नेही कोलाइडी सोल। और दूसरा होता है द्रव विरोधी कोलाइडी सोल। ठीक है भी? तो सोल मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? द्रव स्नेही कोलाइडी सोल और द्रव विरोधी कोलाइडी सोल। अब देखो द्रव स्नेही कोलाइडी सोल का निर्माण कैसे होगा? द्रव स्नेही का मतलब अरे जो द्रव से क्या करते हैं? स्नेह, लगाव करते हैं। द्रव से लगाव रखेंगे तो आकर्षण होगा भी। और आकर्षण होगा तो ऐसे सोल इजीली बनेंगे। अरे ऐसे सोल क्या होंगे? इजीली बनेंगे। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडी सोल क्या होते हैं? ये द्रव का विरोध करते हैं भी। प्रतिकर्षण होगा इनमें। और प्रतिकर्षण होगा तो ऐसे सोल का निर्माण आसानी से होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां से द्रव स्नेही जो कोलाइडिकल सोल हैं इनका निर्माण आसानी से हो जाता है, क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य में आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाए जाने के कारण यहाँ से ठोस जो है वो द्रव में इजीली घुल जाता है और कोलाइडी जो सोल है उसका निर्माण आसानी से हो जाता है। क्लियर है? अब बताओ इसका निर्माण आसानी से हो रहा है तो इसके निर्माण के लिए कोई भारी विधियों की आवश्यकता होगी क्या? द्रव स्नेही कोलाइडी जो सोल हैं इनके निर्माण के लिए भारी विधियों की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर है? इनके निर्माण के लिए भारी विधियों की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इनका निर्माण आसानी से हो रहा है। लेकिन द्रव विरोधी सोल का निर्माण आसानी से होगा क्या? अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य में प्रतिकर्षण बल पाए जाते हैं। कौन सा बल पाया जाता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल पाए जाने के कारण परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में आसानी से नहीं घुलेंगे। और नहीं घुलेंगे तो कोलाइडी सोल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो हमने बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइडी जो विलियन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? उत्कर्मणीय प्रकार का होता है। कैसा होता है? उत्कर्मणीय। पढ़ते हो घर पे? द्रव विरोधी कोलाइडी जो विलियन है इसका नेचर कैसा होता है? अनुत्कर्मणीय। द्रव स्नेही को हमने द्रव रागी कोलाइडी विलियन भी कहा था। कौन सा कहा था? द्रव रागी। और द्रव विरोधी को हमने क्या कहा था? द्रव विरागी कोलाइडी विलियन। क्लियर है? तो यहां से द्रव विरोधी कोलाइडी जो सोल है इनका निर्माण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनको बनाने के लिए हम भारी विधियों का उपयोग करते हैं। क्लियर है? इनमें प्रतिकर्षण होगा और द्रव स्नेही में क्या होगा? आकर्षण। अब द्रव स्नेही सोल को बनाने के लिए आप इजीली यहां से बता देंगे भी। बताओ द्रव स्नेही बना लेंगे आसानी से क्योंकि आसानी से भूल जाएंगे। इसको एग्जाम्पल आप बता दोगे। गोंद और स्टार्च होते हैं। अरे गोंद और क्या होता है? गोंद और स्टार्च। इसको उपयुक्त विलायक में आप घोल लेंगे। थोड़ा सा क्या कर लेंगे? इसको गर्म कर लेंगे। क्या करेंगे भी? गर्म।
थोड़ा सा जब इसको आप गर्म करेंगे तो यहाँ से सोल इजीली हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का जो सोल होगा उसको हम कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइडी सोल। क्लियर है? तो सोल बताओ कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही सोल आसानी से बन जाएंगे, द्रव विरोधी सोल आसानी से नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि द्रव स्नेही में क्या होगा? आकर्षण, द्रव विरोधी में प्रतिकर्षण। द्रव स्नेही को हम कौन से वो कहते हैं? उत्कर्मणीय प्रकार के। द्रव विरोधी अनुत्कर्मणीय। द्रव स्नेही को हम द्रव रागी और द्रव विरोधी को द्रव विरागी। क्लियर है? इसके सोल बनाने के लिए गोंद और स्टार्च को उपयुक्त विलायक में घोल लेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, सोल बन जाएगा। उस सोल को ही हम क्या कहेंगे? द्रव स्नेही कोलाइडी सोल। द्रव विरोधी कोलाइडी सोल में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण जो माध्यम है ये आसानी से नहीं घुलते हैं भी, अर्थात ठोस किसमें नहीं घुलता है? द्रव में। इसलिए कोलाइडी जो सोल है उसका फॉर्मेशन इजीली नहीं होता है। इनको बनाने के लिए हमें बाहरी विधियों की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अब देखो, द्रव विरोधी जो कोलाइडी सोल होते हैं इनके निर्माण के लिए भारी विधियों की आवश्यकता होती है और भारी विधियों के रूप में हम दो विधियां पढ़ते हैं। कितनी विधियां पढ़ते हैं? भारी विधियों के लिए कितनी विधियां पढ़ते हैं? दो। कौन कौन सी? पहली जो विधि है वो कौन सी पढ़ते हैं भी? परिक्षेपण विधि। कौन सी विधि? परिक्षेपण विधि। क्लियर है? और दूसरी विधि हम यहां पढ़ते हैं संघनन विधि। बता दोगे? तो द्रव विरोधी कोलाइडी जो सोल है इसके निर्माण के लिए हम कौन कौन सी विधियां पढ़ते हैं? परिक्षेपण विधि और संघनन विधि। अब देखो यहाँ पे परिक्षेपण का मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान होना चाहिए सभी का। परिक्षेपण का मतलब बड़े आकार के कणों को तोड़ा जाएगा। क्लियर है? परिक्षेपण का मतलब बड़े आकार के कणों को तोड़ा जाएगा। कैसे आकार में? छोटे आकार के कणों में। और कौन से आकार के कणों में कन्वर्ट किया जाएगा? कोलाइडी आकार में। तो परिक्षेपण विधि किसे कहोगे बताओ? परिक्षेपण विधि में बड़े आकार के कणों को छोटे आकार में कन्वर्ट किया जाता है और छोटे आकार के कणों को किसी उपयुक्त विलायक में घोल लेते हैं और कौन से आकार के विलयन बना लेते हैं? कोलाइडी आकार। कौन से आकार के? कोलाइडी आकार के। तो इस प्रकार की जो विधि होती है उसको हम कहते हैं परिक्षेपण विधि। कौन सी विधि कहते हैं भी? परिक्षेपण। कर लेंगे। संघनन। संघनन का मतलब? संघनन का मतलब, अरे संघनन का मतलब छोटे आकार के कण होंगे उनको मिलाया जाएगा, उपयुक्त विलायक में घोला जाएगा और कौन से आकार में कन्वर्ट कर लिया जाएगा? कोलाइडी आकार में। इस विधि को हम क्या कहेंगे? संघनन विधि। तो द्रव विरोधी कोलाइडी जो सोल हैं इनके निर्माण की मुख्यतया दो विधियां हैं, परिक्षेपण और संघनन। परिक्षेपण में बड़े आकार के कणों को तोड़कर छोटे में कन्वर्ट किया जाएगा, छोटे आकार के कणों को उपयुक्त विलायक में घोलेंगे और कोलाइडी आकार में बदलेंगे। इस विधि को हम परिक्षेपण विधि कहते हैं। संघनन विधि में हम छोटे आकार के कणों को जोड़ेंगे, उपयुक्त विलायक में घोलेंगे, कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित करेंगे। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद में देखो, परिक्षेपण जो विधि है इसको हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं। भी परिक्षेपण विधि को कितने प्रकार से पढ़ते हैं? तीन प्रकार से। पहला जो टाइप है इसका वो कौन सा है भी? ब्रेडिंग आर्क विधि। कौन सी विधि? ब्रेडिंग आर्क विधि। पहली जो विधि है वो कौन सी विधि है? ब्रेडिंग आर्क विधि। दूसरी जो विधि है वो है आपकी पेप्टीकरण विधि। कौन सी विधि? पेप्टीकरण विधि। क्लियर है? और तीसरी जो विधि है वो कौन सी आपकी? यांत्रिक परिक्षेपण विधि। कौन सी विधि? परिक्षेपण विधि। याद रहेगा। तो परिक्षेपण विधियां मुख्यतया कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? ब्रेडिंग आर्क विधि, पेप्टीकरण विधि और यांत्रिक परिक्षेपण विधि। उसके बाद संघनन विधियां हम चार प्रकार से पढ़ेंगे भी। संघनन विधियां कितने प्रकार से पढ़ेंगे? चार प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो मेथड है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विधि। कौन सी विधि? ये याद होनी चाहिए भी, नाम है ना, ऑक्सीकरण विधि। दूसरी विधि यहां पे हम पढ़ेंगे अपचयन विधि। क्लियर है?
तीसरी विधि हम यहाँ पे पढ़ेंगे जल अपघटन, ऑक्सीकरण विधि, अपचयन विधि, जल अपघटन विधि, और फोर्थ हम यहाँ पे पढ़ेंगे विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि, क्लियर है भी। तो द्रव जो विरोधी सोल हैं इनके निर्माण की कितनी विधियां हैं? अरे कितनी विधियां हैं? दो। कितनी है? दो। कौन कौन से? परिक्षेपण और संघनन, क्लियर है। परिक्षेपण विधियां कितने प्रकार की? तीन। कौन कौन सी? ब्रेडिंग आर्क विधि, पेप्टिकरण विधि, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। संघनन विधियां कितनी हैं? चार। कौन कौन सी? ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, विलायक विनिमय विधि। इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे भी।